इसकी जो एग्जम्पशन है वो कहती हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। आपस में इक्वल नहीं फिर होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि लिखा हुआ है कि ट्रेड शुड बी बैलेंस्ड। तो उसका यस मतलब मैम। ये नहीं कि आपस में इक्वल होना, उसका मतलब ये है कि जितना एक कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहता है दूसरा एग्जैक्ट वही अमाउंट इंपोर्ट करना चाहता है। मतलब इसका ये है कि अगर कोई कंट्री ज्यादा अमाउंट चाह रहा होगा और आप कम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं क्वांटिटी, दूसरे कंट्री को उतनी जरूरत नहीं, तो आपकी कमोडिटी की प्राइस पे ये वो बैलेंस की बात है जो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस होता है। ये इतनी स्पेशलाइजेशन होगी जितना दोनों कंट्रीज की एक की डिमांड दूसरे की सप्लाई के इक्वल हो जाए। यहाँ बैलेंस ट्रेड से ये मतलब है। अब मैम एक और बात कि टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है दोनों कंट्रीज में सेम हो। ये भी अजम्पशन है। तो मैम अगर सेम होगी एक कंट्री, मतलब आप जैसे अभी पहले बात हो रही थी पाकिस्तान ही, जब मैम उसके पास भी वही टेक्नोलॉजी है तो फिर चाइना को वो क्यों कैन करने के लिए देगा फिश? ये इसमें बात ये हो रही है सिर्फ एचओ थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए, सिर्फ एक अजम्पशन था और इस अजम्पशन का मतलब ये था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है। और अगर फिर भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के अलावा और कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और चाइना का तो ये इशू नहीं है, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले लें, तो अगर दोनों की टेक्नोलॉजी सेम हो तो फिर भी अफगानिस्तान को कोई समुंदर नहीं लगता, तो फिर सी फूड उसे लाजमन पाकिस्तान से ही लेनी पड़ेगी ना। फिर भी यहाँ फैक्टर अबंडेंस या फैक्टर एंडोमेंट की बात तो दोबारा आ जाएगी ना। तो ये असम्पशन इसलिए था कि टेक्नोलॉजी जो सी है उसको अगर हम निकाल भी दें तो फैक्टर एंडोमेंट में डिफरेंस होता है अमंग द कंट्रीज, जो कि बेस बनाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड की। इसका और मैम पर्पज ये था। बात ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उन्होंने जीरो ली हुई है, वो कैसे पॉसिबल है? ये आपको वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि इतने सारे अजम्पशंस जो से हैं इसलिए लिए जाते हैं कि जिस एक फैक्टर की आप बात कर रहे हैं आप उस एक फैक्टर को अलग करके एक्सप्लेन कर सकें। जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फिर अब जब रियल लाइफ का डाटा लेंगे तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट सेम नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वंस अगेन आप फर्स्ट चैप्टर के ग्रेविटी मॉडल पे चले जाए कि दो कंट्रीज के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उतनी बढ़ेगी और उनके बीच में ट्रेड उतनी ही कम होगी। लेकिन कम अगर होगा। आपको ये एचओ थ्योरम समझाते हुए मैं साथ ही इसमें या बुक का राइटर साथ ही इसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी डाल लेता, साथ ही ये भी कह देता कि अमेरिका ने आपको टैरिफ बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, इंडिया को उसने मोस्ट फेवर्ड नेशन करार दिया हुआ है, साथ ही उसमें मैं ये भी डाल लेती कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। ये सारी बातें इस टू डायमेंशनल डायग्राम पे एक्सप्लेन करनी और समझनी कितनी मुश्किल हो जाती है। हाँ। अजम्पशंस का मतलब क्या है? अगर आप मैक्रो आपने पढ़ी है, मैक्रो के एक मॉडल को सिंपली डिस्क्राइब करने के काबिल होना, जब आप उसको अच्छी तरह समझ गए हैं अब आप इस काबिल हैं कि आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप वो सारे assumptions डिलीट करके भी उस मॉडल को समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए इंपेरिकल डाटा होता है जो हम न्यूटन में पैराडॉक्स में पढ़ेंगे कि क्या वो उस मॉडल को सही प्रूफ करता है या गलत है। वही अब हमारा लेक्चर है, वही हम स्टार्ट करेंगे। सब ओके बच्चे मैम। जो अभी आ रहे हैं वो भी अपनी अटेंडेंस एंटर कर दें। 25 के करीब बच्चे आ गए हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अली हसन आप अपनी वीडियो बंद करें। दूसरा बच्चों आप थोड़ा सा ये केयरफुल रहा करें क्योंकि मैंने ये क्लासेस की जो मीटिंग है या जो भी इनकी आईडी है वो एक ही दफ़ा जनरेट करती है। एक दफ़ा जनरेट करने का पर्पज़ ये है कि अगर मैं किसी बच्चे को क्लास से रिमूव कर देती हूँ तो वो दोबारा क्लास जो है उसको ज्वाइन करने के काबिल नहीं होगा। इसी तरह ये बच्चा जैसे अली हसन इसकी वीडियो मैंने बंद की है, उसने मेरे कहने पे बंद नहीं की है। तो आप केयरफुल रहा करें क्योंकि ये नहीं होगा कि इस वीक मैंने उसे रिमूव किया तो अगले वीक आके फिर ज्वाइन कर ले। अभी एक बच्चा था जिसको मैंने पिछली क्लास में रिमूव किया है, अभी उसे मैंने फिर ऐड कर लिया है। लेकिन देखिए अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट बीए फोर्थ, हाँ, कि बीए करने वाले हैं। और बीए करने के बाद पहले तालीम बीए पे खत्म हो जाती थी, बच्चे को समझदार समझा जाता था कि अब ये घर का इंतजाम संभालने के काबिल है। आप लोग जो से अभी तक आपका जूम से खेलने ही बंद नहीं हो रहा।
From factor price equalization theorem, which was the second part of the HO theorem, or which is the ultimate result of trade balance trade between the two countries. ये हम पढ़ रहे थे. According to factor price equalization theorem, when the trade is balanced between two countries, then factor prices will be of homogeneous factor of production will be same in two countries. If we explain it with the help of diagram, ये बच्चा कमर अब क्लास में एंटर होना चाह रहा है लेकिन उसका रोल नंबर कौन सा नहीं लिखा हुआ. सब बच्चे अपने क्लास अपने जो नेम्स हैं जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो उनके साथ ही रोल नंबर उस वक्त ही एंटर कर लिया करें. इसी तरह ये बच्ची है एक इकरा रऊफ, क्लास में बच्चों ये जो स्टूडेंट इकरा रऊफ हैं जो अभी आई हैं, आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या आप बार बार क्लास खुद ही ज्वाइन बार बार कर रही हैं? एनीवे इस डायग्राम पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया वेज टू रेंट रेशो. वेज मीन इनकम ऑफ लेबर, रेंट मीन इनकम या अर्निंग ऑफ पर यूनिट ऑफ कैपिटल. बिफोर ट्रेड इन नेशन वन, वेज टू रेंट रेशो इज गिवन बाय W divided by R1. It is lower in nation 1 and it was W over R2 in nation 2. In nation 1 labor was cheaper, so wage to rent ratio was lower. In nation 2 labor was expensive, so wage to rent ratio was higher. Depending on the prices of factor of production, in nation 1 Px or Py was lower before trade and Px or P was higher in nation 2 because X used labor intensively and labor was cheaper in nation 1, so price of X was lower in nation 1 before trade and price of X was higher as compared to price of Y in nation 2. So this is the before trade situation for nation 1 and nation 2. A point is for nation 1, A dash is for nation 2. These are the autarky points. Now trade open between the two countries. Demand for labor increases in nation 1 as nation 1 produce more quantity of X and it moved from point A to point B. When the demand for labor increases, wages increases. When demand for capital decreases in nation 1, so rent will decrease. In nation 2, demand for labor will decrease, so wages will decrease and rent will increase over time. So इकरा रऊफ, अब ये बच्ची 6th टाइम क्लास में एंटर हो रही है. सी आर ये इकरा रऊफ का रोल नंबर मुझे अलग से आपने भेजना है क्योंकि या तो इस बच्ची के करेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या ये बार बार क्लास छोड़ के री एंटर होती है जिससे डिस्टर्बेंस हो रही है. With the opening of trade, both nations will move toward the equilibrium where from point A to point B, nation 1 will move and nation 2 will move from point A to dash to point B dash. And at this point, Px over Py in nation 1 will be equal to Px over Py in nation 2 and W over R in nation 1 will be equal to W over R in nation 2 and trade will be in equilibrium. So as a result of trade, when trade will be balanced, relative factor prices will be equal in both nations. According to the HO theorem, a nation will export the commodity intensive in its relatively abundant and cheap factor and import the commodity intensive in its relatively scarce and expensive factor. ये once again simple करके definition दी हुई है HO theorem की. And according to the second part of HO theorem, which is factor price equalization theorem, international trade will bring about equalization of relative and absolute returns to the homogeneous factor across the nation. यहाँ HO के बाद ये S दिया हुआ है Samuelson's के लिए क्योंकि this part was explained by the Samuelsons. And second was the effect of international trade on distribution of income of factor of production. जैसा कि मैंने आपको explain किया कि वो factor of productions जो कि exported commodities में use होते हैं उनकी income will increase with the passage of time and वो factor of production जो कि imported commodities में use हो रहे हैं जब trade के बाद nation imported commodity जो उसकी domestically produce नहीं करेगी तो उनकी income distribution decrease होगी. So the real income of labor and the real income of owner of capital move in the same direction as the movement in factor prices. Trade will increase the price of nation abundant at cheap factor and it will decrease the price of nation's expensive factor.
इसको अगर आप रियल लाइफ में देखें तो उनका ये कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड की ओपनिंग के साथ, क्योंकि वहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव होता है, तो रियल वेज ऑफ लेबर विल फॉल इन दोज कंट्रीज, इन कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें लेबर की वेजेस जो होती हैं वो इंक्रीज होंगी विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड। It is logical consequence of trade openness. But if we observe the real life data, नीहा बच्चे आप क्या कहना चाहते हो? खैर इसी का एक थर्ड पार्ट है। बच्चे बच्चों मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आई हैव टू डू समथिंग, देयर इज समवन कमिंग, वेट फॉर मी। जैन ये बच्चा क्या कहना चाहता है, क्यों अपनी वीडियो प्रेजेंट कर रहा है? जैन मुर्तजा आप बच्चे क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं मैम, वो मैंने चैट में जाना था, वो गलती से रेज हैंड पे क्लिक हो गया। अच्छा वो मैंने अटेंडेंस लगानी थी। चलो ठीक है, आप इधर अटेंडेंस एंटर कर दो। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ये आपके सिलेबस में प्रोमिनेंट करके दिया हुआ है, पहले ये सिलेबस में नहीं था एनीवे, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल एक दफा आपको मैं उर्दू में बता देती हूँ। जैसा कि उस बच्चे ने ये कहा कि ट्रेड ओपन होने के बाद क्या होगा कि वो फैक्टर जो अबंडेंट है उसकी डिमांड बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ेगी और दूसरे फैक्टर की डिमांड कम होगी। जो फॉर एग्जांपल अगर एक नेशन है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेगी तो एग्रीकल्चर में यूज होने वाली जमीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस बात का मतलब ये है। और अगर वो कंट्री पहले कपड़ा खुद बना रहा था लेकिन अब वो कपड़ा इंपोर्ट कर रहा है तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कपड़े की प्रोडक्शन में यूज होते थे उनकी प्राइसेस या डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन में है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक हो। यहाँ पे एक अजम्पशन है कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि एक सिंपल अनस्किल्ड लेबर है जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज हो सकती है। ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि लिखा हुआ नेशन मोबाइल फैक्टर। जबकि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ किसी खास सेक्टर में यूज हो सकते हैं या किसी खास इंडस्ट्री के लिए फिक्स होते हैं। ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं इमोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को क्या फर्क पड़ेगा, उसमें ये जो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है इसका ये कहना है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इमोबाइल है और उन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी इनकम कम होगी
जबकि वो इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज हो रहे हैं उनकी इनकम ज्यादा होगी। लेकिन जो मोबाइल फैक्टर है जो किसी भी तरफ जा सकता है उसके ऊपर जो इफेक्ट है उसे एम्बिगुअस कहेंगे। एम्बिगुअस मीन कि वो क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? कि वो चाहे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, वो चाहे तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में चले जाते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो फर्ज कर लें वो मजदूर हैं जो सारे के सारे पहले टेक्सटाइल में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी कंप्यूटर में डिमांड है और सारे टेक्सटाइल छोड़ के कंप्यूटर में आ गए, तो उनकी डिमांड तो बढ़ी है लेकिन साथ ही सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि आप कंफर्म नहीं हो सकते कि उनकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी। इस चीज को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, and it says that trade will have an ambiguous effect on a nation's mobile factor, but it will benefit the immobile factor, which is specific to the nation exports commodities, and it will harm the immobile factor, which is specific to a nation's import competing commodities or sectors. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इंपीरिकल टेस्ट ऑफ एचओ थ्योरम। इंपीरिकल टेस्ट क्या होती है कि जब भी कोई थ्योरम या मॉडल पेश किया जाता है तो ये जरूरी बात है कि जो रियल लाइफ डाटा वो उसको सपोर्ट करे। अगर रियल लाइफ डाटा उसे सपोर्ट नहीं करता उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरम के नेशन विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी विच यूज इट्स अबंडेंट फैक्टर इंटेंसिवली। इस चीज को प्रूव करने के लिए लियोन्टिफ ने 1951 में पहले एक हाइपोथेसिस दिया। जब भी आप रिसर्च करते हैं किसी थ्योरी को प्रूव करते हैं तो उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं। एचओ थ्योरम को सामने रखते हुए जो हाइपोथेसिस उन्होंने लिया वो क्या था कि एज यूनाइटेड स्टेट इज मोस्ट अबंडेंट कैपिटल अबंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड, सो इट्स एक्सपोर्ट्स शुड बी कैपिटल इंटेंसिव एंड इट्स इंपोर्ट्स शुड बी लेबर इंटेंसिव। अगर उनका यूनाइटेड स्टेट का डाटा इस हाइपोथेसिस को प्रूव कर देता तो इसका मतलब था कि एचओ थ्योरम इज करेक्ट, और अगर वो इसे रिजेक्ट कर देता डाटा इसके अगेंस्ट होता या हुआ तो इसका मतलब है कि एचओ थ्योरम इज शुड बी करेक्ट नॉट करेक्ट। अब ये डाटा जो उन्होंने लिया लियोन्टिफ ने वो 1946 का था और ये रिसर्च उन्होंने कब कंडक्ट की? 1951। इस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए उनका मेथड क्या था कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स की जो इंडस्ट्रीज थी उनका इनपुट आउटपुट डाटा लिया कि उसमें लेबर और कैपिटल की रेशो क्या है, और वो इंडस्ट्री जो इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स प्रोड्यूस करती थी उनका डाटा लिया जो उनमें कैपिटल टू लेबर रेशो किया। उस सारे डाटा को लेके जब उन्होंने कंपेयर किया तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट ये आएगा कि यूनाइटेड स्टेट की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होंगी और जो उनकी इंपोर्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव होंगी। लेकिन स्टडी का जो रिजल्ट था वो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट्स वर मोर कैपिटल इंटेंसिव एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट्स। मतलब रिजल्ट बिल्कुल इसके उल्ट था। यूएसए के कैपिटल अबंडेंट कंट्री होते हुए भी जो चीजें इंपोर्ट कर रहा था वो कैपिटल इंटेंसिव थी। जब ये नतीजा बिल्कुल एचओ थ्योरम के अगेंस्ट आया, जबकि एचओ थ्योरम को जब हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छी लॉजिकल लग रही है और उसके जो इंपीरिकल टेस्ट है उसके अगेंस्ट है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी ज़हन में रख लें। इसे कहते हैं लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स जब अपीयर हुआ तो खुद लियोन्टिफ का भी ये ख्याल नहीं था कि एचओ थ्योरम को रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने इस पैराडॉक्स की रीजनिंग देने की कोशिश की कि रिजल्ट इसके अपोजिट क्यों आए। मसलन उन्होंने ये कहा कि हमने ये अज्यूम किया है कि देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन रियल लाइफ में टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स की वजह ये भी हो सकती है कि लेबर चाहे यूएसए लेबर इंटेंसिव गुड्स क्यों कम एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि और लेबर इंटेंसिव गुड्स इंपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि यूएसए में टैरिफ पॉलिसी बहुत सख्त है और लेबर यूनियंस की वजह से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि ऐसी जो भी इंपोर्ट्स जो सस्ती लेबर के साथ आउट ऑफ कंट्री से आ रही हैं, चाइना से आ रही हैं, पाकिस्तान से आ रही हैं, उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं ताकि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कंट्री में ना आए और लेबर की एम्प्लॉयमेंट को कोई खतरा ना हो। तो इन टैक्सेस की वजह से यूएसए की इंपोर्ट्स जो कि लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए वो लेबर इंटेंसिव होने के बजाय वो कैपिटल इंटेंसिव थी। ये एक एक्सप्लेनेशन दी लियोन्टिफ ने। एक जो एक्सप्लेनेशन दी कि वो ये थी कि इस स्टडी को कंडक्ट करते हुए जो कैपिटल की डेफिनेशन थी वो सिर्फ फिजिकल कैपिटल लिया गया, मसलन मशीनरी वगैरह, लेकिन उसमें ह्यूमन कैपिटल को लेबर में डाल दिया गया था, उसको
फिजिकल कैपिटल में नहीं डाला था। ह्यूमन कैपिटल होता है लोगों की स्किल, लोगों की प्रोडक्टिविटी, और इसको कैपिटल में गिनना चाहिए। तो अगर इस चीज को चेंज करके देखा जाए तो मे बी की पैराडॉक्स रिमूव हो जाए। इन सब एक्सप्लेनेशंस को सामने रखते हुए साथ ये भी देखा गया कि रियल लाइफ में भी वो कंट्रीज जो डेवलपिंग है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि एचओ थ्योरम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। पाकिस्तान कार इंपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट्स करता है, और ये एचओ थ्योरम के अकॉर्डिंग भी है। गाड़ियों की प्रोडक्शन के लिए हम इतने एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए हमारे पास अबंडेंस ऑफ लैंड है। तो एचओ थ्योरम को अगर इस तरह आप एक ब्रॉड व्यू में देखें तो गलत नहीं है, लेकिन डाटा जो एक ही कंट्री का लिया गया यूएसए का, वो बहुत बड़ा डाटा था, वो इसके अगेंस्ट था, उसने इसको रिजेक्ट किया। फिर ल्यूटिव के अलावा और बहुत से लोग थे जिन्होंने ल्यूटिव पैराडॉक्स को रिमूव करने की, उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। पहली एक्सप्लेनेशन क्या थी कि द यूज डाटा वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। नॉट रिप्रेजेंटेटिव मीन ये कि एक तो उन्होंने सिर्फ ओनली 2 फैक्टर प्रोडक्शन लिए, दूसरा वो डाटा जो है वो 1945 का था, और वो साल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बहुत करीब था। तो वर्ल्ड वार के फौरन बाद लिया गया डाटा इतना करेक्ट नहीं है। अगरचे ल्यूटिव ने यही स्टडी दोबारा 1951 का डाटा लेके की, तो ल्यूटिव पैराडॉक्स कम हुआ लेकिन रिमूव फिर भी नहीं हुआ। सेकंड था कि सिर्फ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को कंसीडर नहीं किया। अगर उनको लें तो मे बी के रिजल्ट बेटर हो जाए। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी यानी कि प्रोटेक्शनिज्म, और इसके अलावा फिर वही बात कि ह्यूमन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया। ये वही कमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि 47 का जो डाटा लिया गया, तो ल्यूटिव पैराडॉक्स जो आया वो 30% मोर इंटेंसिव थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, कैपिटल इंटेंसिव थी। बाद में जब इसको रिपीट किया तो ये कम हुआ, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को आपकी रेट देखिए तो एचओ थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ एक सिचुएशन है जिसको आप, इसको सिर्फ आपने इतना लेंथी नहीं करना, ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, लेकिन इसको आपने समझ लेना है कि एचओ थ्योरम के बारे में हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें अगर फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल किसी कंट्री में मौजूद हो तो एचओ थ्योरम और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इस चीज को कहते हैं कि व्हेन a commodity is labor intensive in labor abundant nation and capital intensive in capital abundant nation। मतलब एक कम्युनिटी ऐसी है कि जिस नेशन के पास लेबर ज्यादा है वो उससे ज्यादा लेबर यूज करके प्रोड्यूस कर सकता है, जिस नेशन के पास कैपिटल ज्यादा है उससे ज्यादा कैपिटल यूज करके प्रोड्यूस कर सकता है। इस सिचुएशन में उस कम्युनिटी की ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि नेशन के पास जो भी अवेलेबल चीपर फैक्टर होगा उसको यूज करके नेशन उसको खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। और रियल लाइफ में फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, जब ये एग्जिस्ट करती है एचओ थ्योरम होल्ड नहीं करता। आप इसको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लें कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल व्हेन एचओ थ्योरम डज नॉट होल्ड, तो और व्हेन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम डज नॉट होल्ड, तो उसका जवाब क्या होगा कि व्हेन देयर इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाट इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, देन एचओ थ्योरम डज नॉट होल्ड। ये चैप्टर बच्चों हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आप अभी पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए हो तो नेक्स्ट के लिए। मेरे पास 28 पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं, इनकी रोल नंबर वाइज तरतीब से अटेंडेंस आपने मुझे क्लास के बाद ही भेज देनी है। एनी क्वेश्चन एनीवन? चलिए बच्चों, वाली मीटिंग का टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है। चैट में सब बच्चों ने अपने रोल नंबर एंटर कर दिए हैं। किसी का भी रोल नंबर एंटर करने वाला रहता है तो उसको चैट में एंटर कर दीजिए। बुक मैंने कल आप लोगों को भेज दी थी, सब बच्चों को मेरे ख्याल से मिल गई होगी। अब आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है। असाइनमेंट आपने इन टाइम अपलोड कर देनी है, जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी उसे हैंड रिटन नहीं करना, उसे उसके ऊपर ही सॉल्व करना है। वर्ड में जाके आप उसे खोलिएगा, जो आंसर आपको करेक्ट लगेगा उसे इटैलिक में और बोल्ड में कर दीजिएगा। बच्चों अपना रोल नंबर लिखना नहीं भूलना और अपना नाम लिखना भी नहीं भूलना।
कोई बच्चा अगर पीटर हमारी क्लास में अगर है तो वो अपना सेशन भी लिखते हैं।